कहानी मंच पर आज कहानी सुनने से पहले अगर मेरी कहानी आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो सुनते हैं कहानी वह होती तो। स्त्री शब्द ही काफ़ी है खुद को व्यक्त करने को। पीड़ा और सहनशीलता की मिसाल सामने आ जाती है और हम ढूंढने लगते हैं उसमें असीम संभावनाएं, बिना जाने कि वह क्या चाहती है। उसकी चाहतों से परे एक देश सिमटा होता है उसके जीवन के आंगन में। हाँ, उसका देश जो उसके घर से शुरू होता है। रिश्तों के संबंध बनते हैं जिनकी सीमाएं और जिसे सजोने को एक कर्मठ सैनिक की भांति चारों दिशाओं पर निगाह रखते हुए अपने कर्तव्य को अंजाम देती है और खुद की आहुति देती रहती है। फिर चाहे कितनी ही वर्षा हो, ताप हो या शीत, क्योंकि यही तो स्त्री की संपूर्ण पहचान मानी गई है। फिर कहाँ कौन सी कमी रह गई जो ये 3 शब्द मेरी जिंदगी का ग्रहण बनकर बैठ गए और मैं ताउम्र उस ग्रहण की कालिक से मुक्त नहीं हो पाई। जबकि सुना है ग्रहण तो सिर्फ कुछ समय के लिए हुआ करता है, मगर मेरी जिंदगी में तो उम्र भर ही ठहरा रहा। आखिर क्यों? सोचते सोचते सरला अपने विगत में पहुंच गई। देश में चारों तरफ एक आग फैली हुई थी। बंटवारे ने जाने क्या क्या बांट दिया था। सिर्फ धर्म ही नहीं, खून भी बढ़ चुका था। सारे देश में त्राही त्राही मची थी। कहीं कोई खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करता था और उसमें औरतों और बच्चियों पर तो जैसे एक गाज ही गिर पड़ी। इसलिए सब अपनी बहन बेटियों की हिफाजत में लगे होते थे। यह वही समय था जब मैंने 6ठी कक्षा अच्छे नंबरों से पास की थी। पढ़ने लिखने में शुरू से ही बेहद होशियार थी। बेशक गांव में रहती थी, मगर तब भी पढ़ाई करने दी गई थी। यह मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। मगर तभी दंगों की इस आग ने सारे देश को अपने आगोश में लपेट लिया था और उन्हीं दिनों जब दिल्ली में रहने वाले एक सरकारी कर्मचारी की रिश्ते की आमद हुई, मेरे स्कूल की टीचर ने मेरे भाई को बहुत समझाया कि अभी जल्दी मत करो, सिर्फ 1 साल रुक जाओ तो मैं इसे 1 साल में 2 क्लास की पढ़ाई करा दूंगी और यह 8वीं पास हो जाएगी। मगर मेरे भाई नहीं माने, क्योंकि एक तरफ देश में फैला बवाल और दूसरी तरफ एक अच्छा रिश्ता वह हाथ से नहीं जाने देना चाहते थे। फिर चाहे वह लड़का विधुर ही क्यों ना हो, उसके अपनी पहली पत्नी से एक बच्चा ही क्यों ना हो, सब की अनदेखी कर दी गई। बस ब्याह करना ज़रूरी था, सो कर दिया गया। मेरी उम्र से 9 साल बड़े से मैं, जिसे उसकी माँ ने यही सीख दी कि पति ही परमेश्वर होता है, पति की इच्छा में ही औरत का जीवन होता है। और मेरी कच्ची उम्र दुनियादारी से अनजान सिर्फ 15 वर्ष की उम्र में क्या जान सकती थी क्या होती है शादी और उसका महत्व। जैसे शिक्षा मिली उसे ही सही माना और उसका ही अनुसरण किया। ताउम्र ब्याह के बाद जो मिला सब पहली की उतरन स्वरूप ही मिला। यहाँ तक कि उसके गहने, कपड़े और पति सब। कोई लाड़ चाव नहीं हुआ। आखिर क्यों होता? मैं दूसरी जो थी। बेशक भरा पूरा परिवार था। बेशक मेरे पति के 3 भाई और 2 बहनें और थीं, मगर सबके लिए मैं कोई नई नवेली दुल्हन नहीं थी, बल्कि उनकी पत्नी थी जिसका पहले भी ब्याह हो चुका था। मगर मैं तो इन सब बातों से अनजान थी। जिसने जो कहा, जैसा कहा, बस करती गई। ससुराल में कैसे रहा जाता है नहीं जानती थी। बस इतना पता था कि सब मुझसे बड़े हैं और मुझे उन सब से पहले उठना है और घर का सारा काम करना है, और मैं इसी तरह जीवन यापन करने लगी। किसी के मन चढ़ी या नहीं, कभी सोचा ही नहीं। बस यह करना मेरा धर्म है, यही सोचकर काम करती रही। जब काफ़ी दिन हो गए तब मैंने उनसे पूछा, आपका बेटा कहाँ है? उसे उसकी नानी के पास छोड़ा हुआ है। यहाँ तो कोई था नहीं जो उसकी देखभाल करता, इसलिए वहीं पल बढ़ रहा है। आपको उसकी याद तो आती होगी ना? हाँ, मगर क्या करूँ, सारा दिन तो ऑफिस में गुजरता है। यहाँ इतना छोटा बच्चा कैसे रहता? मैं चाहती हूँ कि उसे यहाँ ले आऊँ,
अब तो मैं आ गई हूँ। सुन तुम्हारे चेहरे पर उतरी हल्की सी मुस्कान और तसल्ली ने मेरा हौसला बढ़ा दिया। समझ गई कि चाहते तो तुम भी हो, मगर कह नहीं पाए अब तक। तब एक दिन मैं उन लोगों से मिलने गई और देखा वहाँ उनके बेटे का बुरा हाल था। ठीक से देखभाल नहीं की जाती थी। वहाँ जो मुझसे देखा नहीं गया और मैं उन सब के मना करने पर भी जिद करके उसे अपने साथ ले आई। उस लड़के को अपने बच्चे की तरह प्यार देता देख घर के लोग मन ही मन कुढ़ने लगे, क्योंकि उस जमाने में कौन पहली पत्नी के बच्चे को इतना प्यार देती थी। और ऐसे में मैंने संसार की रीत से कुछ अलग किया तो कैसे किसी के गले से उतरता नीचे। आखिर औरत जाट ठहरी और उस पर अनपढ़ कहाँ समझ पाती कि बच्चे तो बच्चे होते हैं, फिर किसी के भी हों। मगर मेरे लिए तो वजह से मेरा ही बेटा था। क्या हुआ जो जन्म नहीं दिया, मगर यशोदा बनकर उसे पाल रही थी। मगर घर वालों को चैन कहाँ। 2 साल का मासूम था जब उसे अपने साथ लाई थी। उसके लिए तो मैं ही उसकी माँ थी। उसे क्या पता दूसरी माँ क्या होती है। कोई भी काम होता मेरे आगे पीछे डोलता, मुझसे कहता और मेरी ही सुनता। इस तरह वह बड़ा होने लगा। अपनी हर बात, हर दुख तकलीफ मुझसे कहता, मगर साथ साथ थोड़ा बहुत समझता कि कौन सी बात माँ मानेगी और कैसे मनवानी है। क्योंकि घर का माहौल ऐसा ही था कि यदि किसी बात को मना करती जो उसके लिए उचित ना होती तो सासू माँ और अन्य लोग ताना उलाना देते कि दूसरी है ना, आज बेचारे की अपनी माँ होती तो क्या मना करती। ये बातें उसके मन में बैठने लगी और समझने लगा कि कैसे बात मनमानी है। और फिर चाहे उसकी सेहत आदि को देखकर ही कुछ खाने पीने को कभी कभार बीमारी में मना कर देती, मगर घर वाले वही काम जबरदस्ती करवाते। और यह बात उसके अबोध मन में घर करने लगी, बिना यह सच जाने कि जब एक माँ को बच्चे को प्यार करने का हक है तो उसकी गलती पर उसे डांटने का भी अधिकार होता है, ताकि उसे अच्छी शिक्षा मिल सके और वह एक अच्छा इंसान बन सके। मगर ये बातें उन्हें कहाँ अच्छी लगती। जब भी वो ज़रा सा कुछ गलत करता और यदि मैं डांट भी देती तो मेरे पति से एक की चार लगाकर शिकायत कर दी जाती। देख रामलाल, आज शाम से कुल्फी खानी चाहिए और सरला ने मना कर दिया। अब बच्चा किससे कहे, अपनी माँ से ना कहे तो और किससे कहे। और जब जिद करने लगा तो उसे मारने को दौड़ी। बेटा, मुझ बूढ़ी से तो ये नहीं देखा जाता, छोरा अनाथ की तरह पल रहा है। गुस्से से आग बबूला होते तुम बोल उठे, बड़ा प्यार जता रही थी लाने के लिए, यही प्यार है तेरा? इससे तो अच्छा वहीं पलता बढ़ता। कम से कम मेरा बेटा चैन से तो रहता, मन का खाता मन का पीता। इस तरह बिना मेरी सुने जब वह सबके सामने मुझे बुरा भला कहते तो सब बहुत खुश होते। एक दोगले संसार में फंसी थी मैं, मगर अभी तक पति की शायद विश्वास पात्र नहीं बनी थी। तभी तो वह और सबकी बात का विश्वास कर लेते, मगर मेरी ही नहीं। इस बीच मेरे भी एक बेटी हो गई थी और मैं नहीं चाहती थी कि अब कोई और बच्चा हो, क्योंकि मेरी सोच यही थी कि एक बेटा और एक बेटी हो गए, अब और क्या चाहिए। मेरी जीवन की बगिया में 2 फूल खिल रहे हैं, बस। दोनों बच्चों में 4 साल का महज अंतर था। अपनी बेटी से ज़्यादा लाड करती तो उसे राजकुमार सा बनाकर रखती, मानो मेरे जीवन का ही अंश हो। क्योंकि जब पति को अपना लिया, उसे चाह लिया, तो उसकी हर चीज़ मेरी ही तो हुई। फिर कैसा परायापन, कभी ख्वाबो ख्याल में भी नहीं आता। परायेपन का एहसास। यशोदा सी अपने कृष्ण को पाल पोस कर बड़ा कर रही थी। इस बीच ईश्वर की देन ही कह सकती हूँ, 2 और बेटों का जन्म दिया, वरना मेरे लिए तो मेरे 2 बच्चे ही काफ़ी थे। जब शाम बड़ा होने लगा, थोड़ा बहुत समझने लगा, तो जेठानियाँ ननद सब ताने उलाने में बात करती। उसके सामने उसकी पहली माँ के बारे में बात करती। वह होती तो कैसा राजकुमार सा रखती, कितने लाड़ चाव करती। बेचारा दूसरी माँ की छाँव में जैसा चाहे व्यवहार करे,
हम कौन होते हैं कुछ कहने वाले, और वह सुनता सब कुछ, और मैं चाह कर भी कुछ ना बोल पाती। बड़ों की इज्जत करने के सिवा और कुछ सीखा ही नहीं था। कभी उनके आगे बोलती ही नहीं थी। वैसे भी 15 साल की उम्र होती ही क्या है जो कोई दुनियादारी सीख सके। तब तक तो बचपन ही पूरी तरह अलविदा कहकर नहीं गया होता। ऐसे में ब्याह की आग में झोंक दिया गया। उसकी सोच, उसके विचार कितने परिपक्व हो सकते हैं। उसे तो जो भी आईना दिखाया जाएगा वही उसका सत्य होगा। जिस पानी की धार पर चलने को कहा जाएगा चलता जाएगा, फिर पाँव के नीचे ज़मीन हो या नहीं, वह डूबे या तरे, किसी को क्या फ़र्क पड़ता है। भरा पूरा परिवार दिल्ली जैसे शहर में रहना ही गांव वालों की सोच को कुंठित कर देता है। उसके आगे सोचने की जहमत कौन उठाना चाहता है। तो फिर मैं तो गुड्डे गुड़ियों के खेल को जैसे एक मोहरा बन ब्याह दी गई थी। फिर कैसे दुनियादारी के पके हुए आवे की ताप को महसूस कर सकती थी। मुझे आज भी याद है वह दिन जब घर का गुजारा बहुत मुश्किल से चला करता था। इसलिए मैं घर में सिलाई, कढ़ाई और बुनाई का काम करती थी ताकि कुछ बचत हो सके और बच्चों का भविष्य सुधर सके। थोड़ा बहुत पैसा हाथ में आता तो बच्चों पर ही खर्च किया करती थी। ऐसे ही में एक बार शाम के जन्मदिन पर मैं नया कपड़ा बाजार से ले आई और घर में बनाया, और जब उसे पहनाया तो सारे घर में दिखाता फिरा, सबको देखो माँ ने कितनी सुंदर कमीज बनाई है। और फिर एक दिन मेरी छोटी बेटी ने वो कमीज शौक में पहन ली तो उसी पर घर वालों ने शाम के कान भरने शुरू कर दिए। देखा शाम, बड़ा कह रहा था माँ ने कमीज बनाई है, वह तो सिर्फ दिखावे को थी, वास्तव में तो छोटी के लिए बनाई थी। देख कैसे पहने डोल रही है। अब क्या तू उसकी उतरन पहनेगा? आज तेरी माँ होती तो ऐसा करती क्या? जी, ऐसी बातें शाम के आगे मत कहिए। बच्चा है, जाने क्या बात उसके मन में बैठ जाए। अभी कच्ची उम्र है। जब मैंने हिम्मत करके कहा तो बोली, यह दिखावा हमारे आगे मत किया कर सरला। हम सब जानती हैं तेरे मन में क्या है। बस अपने पति को रिझाने को जो चाहे उनके आगे ढकोसला कर, मगर हमें पता है तो कितना चाहती है और कितना नहीं शाम को। माँ जी, मैं कैसे यकीन दिलाऊं कि आप सबको कि शाम मेरे लिए बेटा है, कोई पराया नहीं। बस रहने दे, देखा है तेरा प्यार कैसे 1 मिनट में पलट गया। जहाँ अपनी बेटी की बात आई, अरे हमने दुनिया देखी है, और यह नौटंकी भी कैसे खसम को अंटे में रखने के लिए दोगला चेहरा लगाए घूमती है। तेरी जैसी औरतें जब कैकेयी जैसी त्रेता में राम जैसे पुत्र को वो प्यार ना दे सकी तो तुझ जैसी से कोई क्या उम्मीद कर सकता है। और मैं कभी शाम के चेहरों को और कभी सासू माँ को और कभी बाकी सबको देखती रह गई। बिना किसी गुनाह के गुनाहगार बना दी गई थी। श्याम गुमसुम सा कुछ समझने की कोशिश करने लगा। ऐसी न जाने कितनी घटनाएं उसके मासूम मन पर दूसरी माँ की छाप छोड़ने लगी, जिन्हें मैं चाह कर भी नहीं निकाल पा रही थी। फिर चाहे उसके लिए कितना भी कुछ करती, हर बात कोई ना कोई कमी निकालना और दूसरी माँ का ताना उसके आगे देना उनका परम धर्म था, जिसमें उसकी मासूमियत खोने लगी थी। श्याम बचपन के उस मुहाने पर था जिसे जिस रंग में ढाल दो उसी में ढल सकता था, चाहे जैसा आकार दिया जा सकता था। एक नाजुक उम्र का दौर, जहाँ जो सामने दिखता था वही उनका सत्य होता है। अभी सोच की ग्रंथि इतनी परिपक्व नहीं होती कि सही गलत को समझ सके और उसके अनुसार फैसले ले सके। ऐसे में उसके आगे उसकी पहली माँ की बातें उसके मन में उथल पुथल मचाने लगी थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि कौन क्या कह रहा है, क्या सच है, क्या झूठ। उसके लिए तो बस मैं ही उसकी माँ थी, लेकिन उसका गुमसुम रहना मेरी छठी इंद्रियों को सचेत कर रहा था कि कहीं कुछ गड़बड़ है। इस मासूम के मन पर कोई गलत छाप बैठे उससे पहले मुझे कोई कदम उठाना होगा। सोच उनके आने की प्रतीक्षा करने लगी।
जहाँ कदम कदम पर रुसवाइयाँ आपकी कदम बोशी करती हों, हर दिन कांटों की चुभन से शुरू होता हो, वहाँ कैसे संभव था संभावना तलाशना और अपने लिए थोड़ी सी जगह अपने बेटे के दिल में। वक्त ने आखिर करवट ले ही ली और उसके दिल पर दूसरी माँ की छाप ऐसे चस्पा हो गई जैसे कोई अदालती मोहर। और उम्र भर सिर्फ उसके लिए जीती रही, उसका ब्याह किया, उसकी पत्नी को कितना ही लाड़ प्यार किया, उसके बच्चे होने पर उसका सारा कार्यभार संभाल लिया। भले ही उसकी उपेक्षा से मुझे दिल का रोग लग गया, भले ही मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहने लगा, भले ही मेरे दिमाग में क्लॉट हो गया, 2-3 बार लकवा भी पड़ गया, मगर उसके लिए फिर सगी मां ना रह सकी। जिंदगी की सारी रुसवाइयाँ मेरे हिस्से में आ चुकी थी और वक्त अपनी चाल चल चुका था, क्योंकि तुम्हें जिद थी कि नहीं, मेरे घर वाले ऐसा कुछ नहीं कर सकते या कह सकते। तुम्हारे विश्वास की कीमत मैंने तमाम उम्र अपनी सेहत की आहुति देकर चुकाई। बेशक बाद में तुम्हें भी यह एहसास हो गया जब उसी बेटे ने तुम्हें नकार दिया। याद है वो दिन जब उसकी पत्नी, जिससे मैंने कभी पानी का गिलास नहीं उठाने दिया, उसे एक दिन मेरी बीमारी में उसकी बेध्यानी पर तुमने जरा सा यही तो कहा था, बेटी माँ की दवाई जरा वक्त पे दे दिया करो, नहीं तो इसका ठीक होना मुश्किल हो जाएगा। तो कैसे तुम्हें जवाब देने लगी और उल्टा सीधा बोलने लगी थी। और फिर जब मैंने तुम्हें चुप कराया कि कुछ मत कहो, हो जाता है ऐसा, तो उसकी पत्नी ने यह कहते हुए जैसे तमाचा ही जड़ दिया था, क्योंकि उसे भी आते ही शाम और घर वालों ने अपने रंग में ही रंग लिया था और मेरे और शाम के संबंध में इतना सिखा दिया था कि वह कह उठी, जिन बच्चों की माँ दूसरी होती है उनके बाप तो तीसरे हो जाया करते हैं। मानो सारे समाज के आगे वस्त्रहीन कर दिया हो, मानो जलती लकड़ी पर पांव रखा गया हो और उठाने के लिए बस उसमें दम ही ना बचा हो। सब जान लिया तुमने भी, समझ लिया तुमने भी। अपनी बहनों की शादी तक में जो ना आया कभी कि कहीं पैसे ना अपनी तरफ से लगाने पड़ जाएं, रोक दिया था उसकी पत्नी ने। समझ आने लगा था तुम्हें, मगर तब तक तो बात हाथ से निकल चुकी थी। यह वही बेटा था जिसकी पढ़ाई के लिए तुम बेचैन हो गए थे। जब गलत संगत में पड़ गया था तब मेरी बहन के यहाँ रहा 1 साल तक, तब जाकर संभला। किराएदार से झगड़े में उसके जेल जाने की नौबत आ गई थी। तब तुमने कितनी भाग दौड़ की थी, तुम कितने चिंतित हो गए थे कि कहीं जेल का ठप्पा लग गया तो इसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। और उसी बेटे ने जब तुम्हें गालियाँ दी, तब जाकर तुमने वह निर्णय लिया जो लेते हुए जाने कितने ज्वालामुखी तुम्हारे अंदर फटे हुए होंगे, जाने किन बीहड़ों से तुम गुजरे होगे। यह मैं समझ सकती हूँ। तुमने ना केवल अपनी जायदाद से बल्कि अपने दाह संस्कार करने के अधिकार से भी उसे बेदखल कर दिया था, क्योंकि अब तक तुम्हारी हर उम्मीद दम तोड़ चुकी थी और तुम अपनी तरफ से हर संभव कोशिश कर चुके थे। और जब देख लिया और समझ लिया कि अब यह मेरा नहीं रहा, तब जाकर तुमने निर्णय लिया। जानती हूँ अंत समय भी तुमने बेशक कुछ नहीं कहा, कोमा में जो थे, मगर कोमा में भी तुम्हारी चेतना को उसका इंतज़ार था। इसलिए हमने उससे कहा, एक बार आ जा, कम से कम तुम्हारे पिता तो तुम्हारे ही थे। तब जाकर दुनियादारी निभाने आया था और उसकी आवाज़ तुम्हारे अंतर्मन तक पहुंची थी, तभी शांत हो पाए थे तुम। हमारी छोटी बेटी जब महज 7-8 बरस की होगी, शाम की शादी हो चुकी थी और उसके भी बच्चा था। उस वक्त तक यही बात घर में हुआ करती थी, जिसका असर मेरी बच्ची पर ऐसा हुआ कि वह भी मुझे अपनी दूसरी माँ समझने लगी और शाम के कमरे में लगी उसकी माँ की तस्वीर को अपनी सगी माँ समझने लगी। याद है ना तुम्हें, जब उसने कहा था, तुम मेरी माँ नहीं तो फिर कौन है? वही जो भाई के कमरे में फ़ोटो में लगी है। मैं छज्जे से उसे देखा करती हूँ। यह रहस्य उद्घाटन हम सबके पाँव के नीचे से ज़मीन धकेलने को काफ़ी था
और फिर तुमने उसे किस प्रकार प्यार से समझाया कि यही तुम्हारी माँ है। पर अबोध मन पर किस हद तक बातों का असर हो सकता है वह तुम समझ चुके थे, पर तब तक तो बात हाथ से निकल चुकी थी। वह शाम आज भी याद है, जब तुम्हारे ऑफिस में आने पर मैंने तुमसे शाम के बारे में बात की थी कि उम्र की इस पगडंडी पर पैर रख रहा था जहां वो किसी भी दिशा में मुड़ सकता था। शाम को एकांत में तुमने उससे कहा, सुनिए, एक ज़रूरी बात करनी है शाम के बारे में। देखिए, अभी उसकी उम्र कच्ची है, इस उम्र में जो सुनेगा वही सत्य मानेगा। आजकल घर का माहौल सही नहीं चल रहा। इतने दिनों से आपसे कुछ नहीं कहा, मगर काफ़ी दिनों से देख रही हूँ शाम खोया खोया रहता है। एक उधेड़ बुन में उसके मुंह में चलती रहती है, कभी मुझसे भी खिंचा खिंचा रहता है। इससे पहले कि उसकी ज़िंदगी में जहर घुले हम अपने शाम से हाथ धो बैठे। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप सरकारी क्वार्टर ले लो और हम वहाँ जाकर रहें, क्योंकि यहाँ पर सब मुझे दूसरी माँ कहकर उलाने देते हैं। तो शाम को समझ नहीं आता कि वह ऐसा क्या कह रहे हैं और वह हस्तप्रद मुझे देखता रहता है। मगर या तो मासूम मन ही है ना, कहीं कोई गलत ग्रंथि ना पाल बैठे और फिर हमारे हाथ कुछ ही ना रहे। इस माहौल से दूर रहेगा तो कभी नहीं जान पाएगा कि मैं उसकी दूसरी माँ हूँ। कच्ची उम्र निकल जाएगी, एक परिपक्वता आ जाएगी। उसके बाद यदि पता भी चलेगा तो वो जानता होगा कि मैंने कभी एक पल के लिए भी उसे पराया नहीं माना, बल्कि अपनी बेटियों से ज़्यादा उसे चाहा है। तब उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इतना भरोसा है मुझे अपनी परवरिश पर। मगर यहाँ रहे तो एक दिन ज़रूर सबकी बातों में आ जाएगा, क्योंकि जब एक ही झूठ को 100 लोग बोले तो सुनने वाले को भी यह सच लगने लगता है। फिर इसकी तो उम्र ही क्या है। अपने और अपने बच्चों के भविष्य के लिए क्या इतना नहीं कर सकते? और फिर आपके जवाब ने मुझे निशब्द कर दिया और वह फांस उम्र भर छाती में गड़ी रही। फिर चाहे मेरे हाथ से शाम निकल गया, और शायद मेरा मन जानता था कि एक दिन ऐसा ही आएगा जब अपनेपन के सारे फूल उसकी झोली से तुरोहित हो जाएंगे और बचेगा बस कलश का विष। सिखावन से वह उम्र भर लहू लुहान होता रहेगा, मगर कभी उससे बाहर नहीं आ पाएगा। यदि तुमने समय रहते एक निर्णय ले लिया होता मेरे कहने पर, तो आज यह दिन ना देखना पड़ता। मैं तुम्हारी यादों से यूं बतिया रही होती, अकेली इतने बड़े घर में, जहाँ बोलने को मेरे सिवा कोई नहीं, जहाँ सुनने को मेरे सिवा कोई नहीं, जहाँ रहने को मेरे सिवा कोई नहीं। शायद तुम्हें भी पता नहीं था कि एक दिन ऐसा भी जिंदगी में आ सकता है। लेकिन यह आज का सच है कि आज से मैंने दिन के 24 घंटों में एक एक पल में जाने कितनी मौत मरती हूँ। कोई इंतज़ार नहीं, कोई आस नहीं, कोई बोलने वाला नहीं। अपनी आवाज़ सुनते ही लगता है जैसे बरसों हो गए। यूँ लगता है जैसे अपने एकांत में चुनवाई हुई अनारकली हूँ, जिसके इंतज़ार अकेलेपन को सिर्फ अब मौत ही सहला जाएगी। हर घड़ी वक्त की बेरहमी मुझे छील रही है। मेरी बर्दाश्त करने की क्षमता का मानो इम्तिहान ले रही है। मानो किसी निर्जन टापू पर मैं अकेली विचर रही हूँ। तुम कह सकते हो बेटियां हैं, लेकिन उन संस्कारों का क्या करूं जो बचपन में मुझ में रोपे गए कि बेटी के घर का पानी भी नहीं पीना चाहिए। अब चाहूँ तो भी उनसे बाहर नहीं आ पाती। खुद की कहूँ या संस्कारों की बेड़ियों में जकड़ी आज अकेलेपन की जलती वह चिता हूँ जो राख होती ही नहीं। बेटियाँ तो पराई होती हैं, सब अपने अपने घर को संभाल रही हैं। तुम्हें पता ही है, सासों की डोर से बंधी अभिशप्त सा जीवन जीने को विवश हूँ, मगर जाने क्यों आज तक समझ नहीं पाई। आखिर क्यों मैं तुम्हें पूरी तरह नहीं पा सकी? आखिर क्या कमी थी मेरे त्याग में, मेरे समर्पण में, मेरी तपस्या में? आखिर कौन सी शाख ऐसी थी तुम्हारे मन की जिसे मैं छू ना सकी, जो तुमने मेरा कहना ना माना और मेरे प्रश्न का जवाब इस तरह दिया? हाँ, ले लेता मैं सरकारी क्वार्टर भी, यदि वह होती तो।